जानकी ने जमीन बेचकर बेटे को सिंगापुर भेज दिया, जहां धर्मेश ने शादी कर ली। और कुछ समय गुजरा तो वो माँ को भी वहां ले गया। जानकी की बहू को उसका आना अच्छा न लगा और धीरे धीरे वो जानकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी और धर्मेश के कान भरने लगी। तो धर्मेश कई कई दिन माँ से ना मिलता और बहू को फ्री की नौकरानी मिल गई। एक दिन उदास होकर जानकी ने बेटे से कहा कि मुझे भारत भेज दो। बहू ने उसके कान के बुंदे बेचकर टिकट करवाकर उसे वापस भेज दिया। 2 साल गुजर गए तो बहू को कैंसर हो गया। तो थक हार कर धर्मेश उसका इलाज करवाने भारत आ गया कि अचानक इस अस्पताल में माँ की याद आई तो फौरन घर आया। तो सामने का दृश्य देखकर धाड़े मार कर रोने लगा, क्योंकि जानकी फोन कान से लगाए अपने घर के कच्चे आंगन में बैठी थी और जो बात उसका बेटा उसे फोन पर बता रहा था उसे सुनकर जानकी के चेहरे के रंग उड़ गए थे। मगर उसने मुश्किल से मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा कि अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। तुम मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत होना। मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। ज़रूर वो भी तुम्हारी तरह एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जानकी का बेटा धर्मेश सिंगापुर में बैठा अपनी माँ को अपनी होने वाली शादी के बारे में बता रहा था, जो अगले हफ्ते थी, और शर्मिंदगी भी जता रहा था कि माँ, आपके बगैर मैं अकेले ही शादी कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी को समझें। जिस पर जानकी अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी, कह रही थी कि मेरी वजह से परेशान मत हो, तुमने इतना बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर जानकी ने जैसे ही फ़ोन वापस रखा, उसका दिल एकदम उदास हो गया था। हर माँ का सपना होता है कि वो अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाए। उसके कई अरमान होते हैं, क्योंकि धर्मेश के पिता बचपन में ही मर गए थे। जानकी ने इतनी गरीबी में भी अपने बेटे को पाल पोस कर अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का भविष्य रोशन किया था। उसे माँ की ममता और माँ बाप का प्यार दोनों दिया था। और धर्मेश भी काफ़ी सुलझा हुआ आज्ञाकारी बेटा था। उसने बीए करने के बाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कोशिशें की, मगर इतनी एजुकेशन पर उसे कहीं अच्छी नौकरी न मिल सकी। उसका एक दोस्त अरुण सिंगापुर में रहता था और वहाँ ऐश कर रहा था। धर्मेश अक्सर ही अपने दोस्त से बात करता रहता था और दोस्त उसे भी सलाह देता कि तुम भी सिंगापुर आ जाओ, इंडिया में क्या रखा है, वहाँ तो गरीबी और नौकरी के लिए जूते घिसने के अलावा कुछ भी नहीं है। और आखिरकार धर्मेश तैयार हो ही गया था। मगर सवाल ये था कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे करे। मगर जब जानकी ने धर्मेश के दिल की इच्छा जान ली कि वो सिंगापुर जाना चाहता है और खुद से ही कोशिशें कर रहा है, तो जानकी ने अपने पति के हिस्से में आने वाली कुछ ज़मीन बेच दी ताकि अपने बेटे का भविष्य संवार सके। क्योंकि वो अपनी माँ को तसल्ली दे रहा था कि माँ, यहाँ इंडिया में सिवाय बेरोजगारी और गरीबी के कुछ भी नहीं रखा। आपने सारी ज़िंदगी मुझे इतनी मेहनत से बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके सारे उधार उतार दूँ। मुझे बस एक बार सिंगापुर जाने दें, मैं आपकी और अपनी ज़िंदगी बदल कर रख दूंगा। और जानकी ने बेटे की बातों पर विश्वास करके अपनी ज़मीन बेच दी और अपने बेटे धर्मेश को वीज़ा और टिकट का इंतज़ाम कर दिया। धर्मेश सिंगापुर चला गया और आज उसे गए हुए 2 साल हो गए थे। वो अक्सर अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता रहता था। धर्मेश वहाँ सेटल हो चुका था और उसे और पक्का होने के लिए शादी भी करनी थी, जिसके लिए वो जानकी से परमिशन मांग रहा था या शायद उसे इन्फॉर्म कर रहा था कि अगले हफ्ते उसकी शादी है। धर्मेश की बात सुनकर जानकी का दिल उदास हुआ तो क्योंकि वो खुद अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकती थी, मगर उसका दिल संतुष्ट भी था कि चलो बेटे की खुशी है, मैं क्या उदासी भरी शक्ल बनाऊं, मेरा बेटा क्या सोचेगा कि उसकी माँ को उसकी शादी की कोई खुशी नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे पर जाहिर नहीं होने दिया और इस तरह अगले हफ्ते धर्मेश की शादी उर्मिला से हो गई, जो कि सिंगापुर की रहने वाली थी। शादी के बाद जल्दी धर्मेश ने अपनी माँ को भी बुलाने का सोच लिया, क्योंकि वो इंडिया में बिल्कुल अकेली थी। ना कोई रिश्तेदार था, ना ही दोस्त। जो एक सगा रिश्ता था वो बेटे का ही था, जो खुद ही सिंगापुर में बैठा था। धर्मेश तो इंडिया आ नहीं सकता था क्योंकि वो वहीं सेटल हो गया था, मगर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को भी अपने पास बुलवा लेता हूँ। उसे दिन रात एक करके और मेहनत करनी पड़ी ताकि अपनी माँ को बुलवाने का इंतज़ाम कर सके। धर्मेश सिंगापुर में इन 2 सालों में काफ़ी सेटल हो चुका था, इसलिए उसने अपनी माँ को भी जल्द ही बुलवा लिया। जानकी अपना गांव नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इस गांव की मिट्टी से उसे खास तरह का लगाव था। उसे अपने कच्चे घर से प्यार था, मगर बेटे की जिद के आगे जानकी की एक न चली। वैसे भी वो अपने इकलौते बेटे धर्मेश की दूरी से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। उससे मिलना चाहती थी, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि धर्मेश खुद इंडिया आ जाए या अपनी माँ को सिंगापुर बुला ले। इसलिए उसने फैसला किया कि जानकी को सिंगापुर में अपने पास रखेगा, अपनी नज़रों के सामने। जब जानकी सिंगापुर जैसे देश में आई तो हर चीज़ को फटी फटी आंखों से देखने लगी, क्योंकि वहाँ तो कहीं गंदगी या कचरा नहीं था, साफ सुथरी सड़कें थीं, मगर यहाँ पर अपनापन नहीं था। मगर बेटे के लिए जानकी ने कड़वा घूंट पी लिया था।
मगर ना जाने क्यों उसकी बहू को जानकी का अस्तित्व खटकने लगा था। वो जैसे उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, हर समय जानकी से जली कुढ़ी रहती थी। मगर जानकी बहुत धैर्य वाली औरत थी, अपने बेटे की खुशी के लिए बहू के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जानकी की बहू बहुत चालबाज औरत थी, उसे घर में अपने और धर्मेश के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं होता था। धर्मेश जब घर में होता तो वो सास की खूब सेवा करती, धर्मेश की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिशों में लगी रहती। मगर जैसे ही वो काम पर चला जाता तो बहू रानी के तेवर ही बदल जाते। उसका व्यवहार जानकी से एकदम बदल जाता। वो उसे घर के सारे काम करवाती थी। उसने अपनी नौकरानी को भी छुट्टी दे दी थी। कहने लगी कि धर्मेश पर और भी बोझ नहीं डाल सकती, और सिंगापुर में तो नौकरानी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए घर के कामकाज करने के लिए वो किसी नौकरानी को अफोर्ड नहीं कर सकता। जानकी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगी, हम मिलजुल कर काम कर लिया करेंगे। मगर जानकी की बहू किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वो बड़ी नाजुक स्वभाव की थी। सारा दिन जानकी किचन में काम करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती और सफाई भी खुद करती, और उर्मिला रात का बचा हुआ खाना उसे देती। इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी, मगर फिर भी उसने अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे का घर खराब हो जाए और उसकी बहू उसके बेटे से झगड़ा करके घर छोड़कर ही चली जाए। वैसे भी वो इंडिया में रहकर भी सारे घर का काम खुद ही करती थी, तो सिंगापुर में घर का काम करने में क्या परेशानी थी। मगर जानकी की तबीयत यहाँ आकर ख़राब सी रहने लगी थी। इस घुटन भरे माहौल में उसका दिल नहीं लगता था, दिल घबराने लगता था। तो वो गांव के माहौल की आदी थी। दोपहर को नीम की छांव के नीचे चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंके लेती थी। मगर यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। धर्मेश ने अपनी माँ के कमरे में भी एसी लगवा दिया था और उसकी पत्नी के कमरे में भी एसी ही चलता था। मगर जैसे ही धर्मेश काम पर जाता, उसकी बहू एसी बंद कर देती। कहने लगती कि मम्मी, इस बार भी बिल बहुत ज़्यादा आया है, आपको अपने बेटे की फ़िक्र करनी चाहिए, वो सारा सारा दिन जानवरों की तरह काम करता है। आप कैसी माँ है, मुझे तो लगता है कि धर्मेश आपका सौतेला बेटा है। और जानकी तो एकदम दिल पकड़ लेती, कहने लगती, अरे बहू नहीं, तुम ऐसी बंद कर दो, मुझे इतने ठंडे कमरे में सोने की आदत नहीं है। मगर जानकी अपनी बहू को कैसे बताती कि सारा दिन उसका गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। बंद कमरे में ऊपर से सिंगापुर की गर्मी इंडिया की गर्मी से 2 गुना थी। बेटा आकर रात में माँ की खैरियत पूछता, उसके कमरे में जाता, तब एसी चल रहा होता था। क्योंकि बहू बड़ी चालाक थी, धर्मेश के आते साथ ही माँ के कमरे का एसी चला देती थी और ये जाहिर करती थी कि सारा दिन तो मम्मी एसी में पड़ी रहती हैं। हालांकि वह सारा दिन जानकी से काम लेती थी। जानकी की उम्र 54 के लगभग थी और अभी से ही उसके जोड़ों में दर्द रहने लगा था। मगर उसने अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन डरते डरते उसने धर्मेश से नाम ले लिया कि धर्मेश बेटा, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। धर्मेश ने कहा कि माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मगर जैसे ही बहू ने बात सुनी, उसने तो धर्मेश के सामने कुछ बात नहीं की। मगर जब माँ अकेली हुई तो उसकी खूब क्लास ले ली। कहने लगी कि मैं तो पहले से ही कहती थी कि बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, इंडिया की औरतें बड़ी चालाक होती हैं, अपने बेटों को मुट्ठी में करना उन्हें खूब आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि धर्मेश बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है और इस सिंगापुर के डॉक्टर की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उसके महीने भर की कमाई फ़ीस में ही चली जाएगी। जानकी का तो दिल ही दहल गया था। बहू की बात सुनकर कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं धर्मेश को मना कर दूंगी कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बहू जब कमरे से चली गई तो जानकी दर्द से रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि उससे तो चला भी नहीं जाता था। ऊपर से बहू घर के सारे काम उस पर डालकर खुद सारा दिन कमरे में आराम करती रहती थी। सारा दिन उसके कमरे का ऐसे ही चलता रहता। मगर जानकी ये तक कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी कि क्या आप बिजली का बिल नहीं आता, ये ऐसी बिजली के बगैर चलता है। मगर वो किससे कहती, कोई अपनी बेटी होती तो वो उससे अपना दुख सुख बांट लेती, उससे गिला शिकवा भी कर लेती। मगर ये तो पराई लड़की थी, ना जाने कैसा बवाल खड़ा कर दे, इसलिए वो बेचारी दर्द सहती रहती। धर्मेश ने अगले दिन माँ से कहा कि चलो माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर उसने मना कर दिया। कहने लगी कि अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी दर्द हो जाता है। बहू ने मेरी मालिश कर दी थी, इसलिए मुझे बड़ा सुकून मिला है। धर्मेश भी खुश हो गया कि माँ बहू के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मगर जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया, तो उसने धर्मेश से कहा कि मुझे वापस इंडिया भेज दो, मुझे यहाँ के माहौल सूट नहीं कर रहा। मेरे बच्चे, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने गांव वापस जाना है। मुझे बड़ी याद आ रही है अपने गांव की, अगर मैं यहाँ रही तो बीमार पड़ जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर मेरा कोई भी बोझ पड़े। तुम पहले ही बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हो, तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। जब भी तुम इंडिया आना चाहो, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। धर्मेश ने अपनी माँ को बड़ा मना किया कि आपको यहाँ क्या परेशानी है,
सारा दिन आप एसी में रहती हैं, वहाँ गांव में तो बहुत गर्मी होती है, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा। मगर जानकी उसे क्या बताती कि वो कितनी कठिनाई का शिकार है। वो अपने बेटे से कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी। कहने लगी कि बस तुम मुझे गाँव छोड़ाओ, वरना मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी मर जाऊँगी। जानकी की बातों ने धर्मेश को भी उदास कर दिया। कहने लगा कि माँ, कुछ दिन ठहर जाए, मैं आपके जाने का इंतज़ाम करता हूँ, पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मगर आपको मेरी वजह से ये या मेरी पत्नी की वजह से कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताएं। लेकिन जानकी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। मगर बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं गाँव में शुरू से ही रही हूँ। यहाँ का माहौल मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा। मेरा दिल घबराने लगता है। वहाँ पर तो मैं आस पड़ोस की औरतों के साथ अपने दुख सुख बांट लेती थी, मगर यहाँ पर अकेली जान बहू का सर खाती रहूँगी तो वो भी परेशान रहेगी। धर्मेश कहने लगा कि ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ दिनों तक आपके जाने का इंतज़ाम करता हूँ। धर्मेश ये कहकर कमरे से चला गया। बहू उनकी बातें सुन रही थी। उसकी तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई थी। वो तो कब से जानकी से जान छुड़ाना चाहती थी। आखिरकार उसने अपने व्यवहार से साबित कर दिया था कि जानकी अब उसके साथ और नहीं रहेगी। इसलिए वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी। जब धर्मेश कमरे में आया तो कहने लगी, क्या बात है धर्मेश, आप परेशान लग रहे हैं। धर्मेश ने कहा कि माँ वापस जाना चाहती हैं, ना जाने उन्हें यहाँ क्या परेशानी है, मैं तो उनका इतना ख्याल रखता हूँ, और तुम भी तो कितना ख्याल रखती हो ना माँ का सारा दिन। मैंने तो उनके कमरे में एसी भी लगवा दिया ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, मगर ना जाने माँ का दिल यहाँ नहीं लग रहा, इसलिए उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। मगर अभी पैसों का इंतज़ाम करने में कुछ दिन लगेंगे। धर्मेश की पत्नी कहने लगी, मैंने भी माँ को बड़ा समझाया कि यहाँ पर आपको क्या तकलीफ़ है। मेरा भी दिल बहल जाता है उनकी संगत में, मगर ना जाने उन्होंने तो रट ही लगा रखी है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने मुझे सही तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो भी मैं खाना उन्हें बनाकर देती हूँ उसमें 100 कीड़े निकालती हैं। कहती हैं कि खाना फीका है, दोपहर में जूस बना कर दूँ तो कहती हैं कि इसमें मीठा क्यों डाला है, क्या मुझे शुगर करवाएगी। धर्मेश की पत्नी धर्मेश के कान भरने लगी ताकि अगर उसका इरादा माँ को भेजने का नहीं बन रहा तो अब पक्का हो जाए। धर्मेश अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि धर्मेश जानता था कि माँ ऐसी नहीं है। वो बड़ी सब्र और धैर्य वाली औरत हैं। न जाने फिर मेरी पत्नी से हर समय क्यों झगड़ती रहती हैं। उसके दिल में भी बाल आ गया था। शायद माँ ने मेरी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो मेरी शादी वहाँ गाँव में करना चाहती थी। धर्मेश का मूड ऑफ हो गया था। पत्नी ने कहा कि माँ को तो बस हर टाइम वापस जाने की धुन सवार रहती है। उन्हें यह भी नहीं सोचता कि भला वापस भेजना कौन सा आसान है। तुम्हारी तो 2 महीने की सैलरी उन्हें वापस भेजने में लग जाएगी। लगता है मुझे ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी मुश्किल के साथी हूँ। धर्मेश अपनी पत्नी से बहुत अट्रैक्ट हुआ। कहने लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत लकी हूँ जिसे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। और धर्मेश की पत्नी दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में एक नई स्कीम आ गई थी। वो जल्द से जल्द माँ को वापस इंडिया भेजना चाहती थी। अगले दिन उसने अपनी सास के बुंदे उतारकर सोनार को भेज दिए। कहने लगी कि मम्मी, अगर धर्मेश के इंतज़ार में बैठी रहेंगी तो 4-5 महीने तो यहीं बैठी रहोगी, क्योंकि 4-5 महीने से पहले इंतज़ाम नहीं होगा पैसों का। आप ऐसा करें कि ये बुंदे बेचकर मैं आपको वापस भेज देती हूँ। जानकी भी तैयार हो गई कि चलो किसी तरह बहू से छुटकारा मिल जाएगा। जब पैसों का इंतज़ाम हो गया और जानकी को धर्मेश और उसकी पत्नी एयरपोर्ट पर छोड़ने गए तो जानकी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जुदाई अपनी बहू की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। काश उसकी बहू अच्छी होती तो वो यही सिंगापुर में रहना पसंद करती, मगर उसने कभी भी ज़बान से शिकायत नहीं की, ना ही कभी धर्मेश के कान भरे, और खामोशी से इंडिया के सफ़र पर निकल गई। जानकी के जाने के बाद धर्मेश और उसकी पत्नी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए। उसकी पत्नी बड़ी खुश रहने लगी थी कि अब तो पूरे घर पर उसकी हुकूमत होगी, सास का कोई झंझट नहीं होगा। मगर ये खुशी उसकी कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि अब उसकी तबीयत अक्सर ही ख़राब रहने लगी थी, और वजह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है। धर्मेश भी अपनी पत्नी की तबीयत से एकदम परेशान हो गया। कहने लगा कि क्या बात है, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो और तुम्हारे बाल भी गिरने लगे हैं। जब उसने अपनी आप को शीशे में देखा तो एकदम डर गई, क्योंकि वो तो वाकई सूख कर काटा होती जा रही थी। उसकी आंखों के आसपास काले से निशान बन गए थे और उसके बाल भी झड़ रहे थे। वो कंघा करती तो ढेरों बाल उसके अंदर अटक जाते। अब तो उसे टेंशन होने लगी कि उसके साथ हो क्या गया है। धर्मेश भी बहुत परेशान था, और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, धर्मेश ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, क्योंकि उसे कुछ शक सा हो गया था। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो धर्मेश और उसकी पत्नी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। धर्मेश ने तो अपना सर पकड़ लिया कि उसकी इतनी अच्छी और नाजुक सी वाइफ को इतनी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई। मगर शायद ये बुरे कर्म का ही नतीजा था, मगर धर्मेश इस बात से अनजान था।
सिंगापुर में कैंसर जैसे रोग का इलाज बहुत महंगा था और धर्मेश की इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी का इलाज यहाँ रहकर करवा सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम इंडिया चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हारा इलाज अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज पर लगा दूंगा, क्योंकि तुम जैसी पत्नी तो भाग्य वालों को मिलती है। उसकी पत्नी रोने लगी। वह उसे क्या बताती कि वो कितनी बुरी औरत है और शायद इस बुराई के बदले ही भगवान ने उसे ये सज़ा दी थी। धर्मेश अपनी पत्नी को इंडिया लेकर आया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसका इलाज यहीं पर होने लगा। धर्मेश ने सोचा कि माँ की खैरियत गांव जाकर मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि जब से उसने उन्हें सिंगापुर से इंडिया भेजा था उसके बाद से उनकी खैरियत नहीं पूछ पाया था और अपनी ही मुश्किलों और परेशानियों में उलझता गया था और अपनी माँ को भूल चुका था। यही सोचकर वो गाँव के सफ़र पर निकल पड़ा। उसने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले से ज़मीन हिलने लगी, क्योंकि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी माँ के पास उसकी पड़ोसन बैठी थी, जो जानकी से पूछ रही थी कि आखिर तुम अपने बेटे को फ़ोन करके बता क्यों नहीं देती कि तुम किस हाल में हो। एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं है और अपनी पत्नी में मगन है। जिस पर जानकी कहने लगी कि मैं अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि धर्मेश और उसकी पत्नी के बीच संबंध खराब हो, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आ गई हूँ। उसकी पत्नी ने मुझ पर हर अत्याचार किया है, मगर मैंने अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की। भगवान उसे हमेशा खुश रखे अपनी पत्नी के साथ। मैं अपनी ज़िंदगी के दिन उसकी याद में गुजार लूँगी। जिस पर पड़ोसन कहने लगी, कितनी जालिम पत्नी है धर्मेश की, जिसने तुम्हें बाहर का खाना खिला खिलाकर तुम्हारी सेहत ख़राब कर दी है। हालांकि तुम यहाँ से कितनी सेहतमंद और तंदुरुस्त गई थी, अब बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी हो। धर्मेश बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था और अपनी नज़रों में गिरता जा रहा था। जिस पत्नी को वो इतना अच्छा और फरिश्ता समझता था, वो असल में क्या निकली थी। और उसकी माँ, जिसके बारे में अपनी पत्नी के मुंह से गलत बातें सुन सुनकर उसने अपनी माँ की खैरियत तक पूछना छोड़ दी थी और पूरी तरह अपनी पत्नी की बस में हो गया था। वो माँ कितनी अजीब थी, जिसने ज़बान से अपने बेटे से शिकवा तक नहीं किया था कि तुम्हारी पत्नी की वजह से उसकी यह हालत हो गई है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट गया, तेज़ तेज़ रोने लगा। उनसे माफ़िया मांगी, कहने लगा कि शायद आपकी आह लग गई है मेरी पत्नी को, इसलिए वो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है और अस्पताल में एडमिट है। अगर उसकी ये हालत ना होती तो मैं खुद उसे माफ़ ना करता और उसे छोड़ देता, जिसने मेरी माँ को इतना परेशान किया और बीमार कर दिया। जानकी ने यह बात सुनी तो तड़प उठी, कहने लगी कि मुझे फ़ौरन उसके पास ले चलो। जानकी ने खुद पर किए गए सारे जुल्म एकदम से भुला दिए। जब वो बेटे के साथ अस्पताल पहुंची तो बहू की हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जानकी ने कभी बहू को बद्दुआ ना दी थी। मगर भगवान इंसानों पर किए गए जुल्म अत्याचार का बदला इस दुनिया में देता है और ऊपर भी। वो बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और आंसुओं से उसका गला भीगा हुआ था। उसने जानकी के सामने हाथ जोड़ दिए और बहुत रोने लगी। जानकी से ये देखा ना गया। उसने उसे सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया। जानकी ने भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर बहू की ज़िंदगी की प्रार्थना की, जो कि भगवान ने सुन ली। और 5 महीने के लगातार इलाज के बाद आज वो इसी गांव में जानकी और धर्मेश के साथ रहने लगी। अब वो जानकी को दिलो जान के से सेवा करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।